It's a prosthetic hand. ये कह रही है इट्स अ प्रोस्थेटिक हैंड। ये एक आर्टिफिशियल हैंड है, इट्स अ प्रोस्थेटिक हैंड। तो अब आप समझ गए होंगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप लूँगी, उसे एक्सप्लेन करूँगी और आपको सिखाऊंगी इंग्लिश। ये एक बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग मेथड है। इससे आप वो क्लिप भी समझ जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि ये है वेडनेसडे सीज़न 2 का सीन, जहाँ पे ये एयरपोर्ट का सीन है और इसमें बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट हो रही है। ये कह रहे हैं वेलकम टू न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। आपने भी देखा होगा जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, वहाँ पर बैकग्राउंड में कोई ना कोई अनाउंसमेंट चलती रहती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो वैसे ही अनाउंसमेंट यहाँ हो रही है। कह रहे हैं वेलकम टू न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क देखिए एक सिटी है यूएसए की, और हम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे खड़े हैं, इसीलिए कह रहे हैं वेलकम टू न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। ये कह रहे हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। ठीक है, ये कह रहे हैं वेलकम टू न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये वीडियो को कैप्शंस के साथ क्यों देख रहे हैं, ताकि हमारी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस होते हुए चले। देखते हैं यहाँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं रैंडम स्क्रीनिंग सर्चेस आर अ रिक्वायरमेंट एट दिस एयरपोर्ट। इसे हम वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं। रैंडम क्या होता है? देखिए रैंडम होता है जब हम कोई चीज़ यूं ही कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने कोई डिसीजन नहीं बनाया होता या हमारा कोई सेट इंटेंशन नहीं होता, उसे हम रैंडम कहते हैं। क्या? जिसके बारे में कुछ तय नहीं हो या जिसके बारे में हमने अपना मन नहीं बनाया हो, उसे हम कहते हैं रैंडम। हम रैंडम को बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊं, तो मैं सुबह उठी और मैंने रैंडमली एक आउटफिट पिक कर ली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं, तो मैं बाहर गई और मैंने रैंडमली एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा लिया। इसे कहते हैं रैंडम, जब आप यूं ही कुछ करते हैं जिसके बारे में आपने कोई पहले से डिसीजन नहीं बनाया होता। स्क्रीनिंग सर्चेस। स्क्रीनिंग सर्चेस क्या होता है? अगर आपने कभी पहले फ़्लाइट ली है तो आपको पता होगा फ़्लाइट पे चेकिंग होती है, सामान की, कैरी वाले बैग की, आपकी, इन सब चीज़ों की चेकिंग होती है। पर जब सिक्योरिटी एजेंट्स को, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लगता है कि किसी बंदे में कुछ गड़बड़ है, वो शायद कुछ छुपा रहा है, कुछ सस्पिशियस है, तो उस टाइम पे वो करते हैं स्क्रीनिंग सर्चेस। स्क्रीनिंग सर्चेस में और डीप सर्चेस होती हैं, जहाँ पे वो आपका पूरा अच्छे से सारा सामान देख के सब कुछ चेक वगैरह करते हैं, उसे स्क्रीनिंग सर्चेस कहते हैं। और अगर इसे हम एज अ होल पढ़ें तो ये कह रहा है रैंडम स्क्रीनिंग सर्चेस। देखिए क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी स्क्रीनिंग सर्चेस जो रैंडमली करी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एयरपोर्ट पे इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ऐसा लगता है जिस पे थोड़ा सस्पिशन होता है, डाउट होता है, वो उसकी रैंडमली स्क्रीनिंग सर्चेस करते हैं, उसे कहते हैं रैंडम स्क्रीनिंग सर्चेस। आर अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? ज़रूरत या ज़रूरी। एट दिस एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रैंडम स्क्रीनिंग सर्चेस इस एयरपोर्ट पे ज़रूरी है।
ये कह रहे हैं कि इस एयरपोर्ट पे रैंडम स्क्रीनिंग सर्चेस होनी भी ज़रूरी है, कभी भी हो सकती है, मतलब ये इनका एक रूल है। चलिए अब आगे देखते हैं। American Airlines flight AA092 to Kansas City is now boarding at gate 43. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट AA092 टू कैंसस सिटी इज नाउ बोर्डिंग एट गेट 43। देखिए, अमेरिकन एयरलाइंस ये उस एयरलाइन का नाम है जिसकी ये फ़्लाइट है। जैसे कि हमारे यहाँ भी है एयर इंडिया, इंडिगो, तो वैसे ही ये नाम है, ठीक है। फ़्लाइट AA092 है उस फ्लाइट का नंबर जिसके लिए ये अनाउंसमेंट चल रही है, ठीक है। टू कैंसस सिटी यानी कि ये न्यू वर्क से कैंसस सिटी की तरफ जा रही है, कैंसस सिटी को जा रही है। इज़ नाउ बोर्डिंग। बोर्डिंग क्या होता है? बोर्डिंग वो प्रोसेस होती है जब आपकी सारी बाकी प्रोसेसेस के बाद, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेकिंग एंड एवरीथिंग के बाद, जब पैसेंजर्स को 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले प्लेन में बिठाया जाता है, प्लेन में ले जाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं बोर्डिंग। एट गेट 43, देखिए आपको भी पता होगा कि जब हम किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स आगे पीछे उड़ रही होती हैं, तो इसीलिए उनको टर्मिनल्स, अलग अलग गेट और टर्मिनल्स असाइन किए जाते हैं। तो उसको जो असाइन किया गया गेट है वो है गेट नंबर 43। तो एज अ होल ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट AA092 जो कैंसस सिटी को जा रही है, की बोर्डिंग अभी गेट 43 पर हो रही है। ये क्या कह रहे हैं? अमेरिकन एयरलाइंस की जो फ्लाइट है AA092 जो कैंसस सिटी की ओर जा रही है, उसकी बोर्डिंग अभी गेट 43 पर हो रही है। Anything else on your person? अब ये देखिए, ये मेटल डिटेक्टर के थ्रू गुजरी, तो क्योंकि इसके पास मेटल का कुछ आइटम था तो इसीलिए उस मेटल डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया और आवाज़ आने लगी, तो इसीलिए इसे निकाल के अपना मेटल का आइटम टेबल पे रख दिया। एंड अब जो ये सिक्योरिटी ऑफिसर है ये इससे पूछ रही है, एनीथिंग एल्स ऑन योर पर्सन। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है क्या, कुछ और, मतलब कुछ और, इसके अलावा, इसके सिवाय। ऑन योर पर्सन को हम एज अ होल पढ़ेंगे। ऑन योर पर्सन का मतलब होता है ऑन योर बॉडी, या होता है विथ यू। मतलब जब हम किसी फॉर्मल सेटिंग में यूज़ करते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई कस्टम एजेंट है या फिर सिक्योरिटी एजेंट है, तो वो लोग पूछते हैं ऑन योर पर्सन। मोस्टली ये जो फ्रेज़ है ये उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है ऑन योर बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास और कुछ तो नहीं है, मतलब आपकी पॉकेट्स में या आपके कपड़ों के नीचे या फिर कहीं और आपके पास कुछ और तो नहीं है। तो ये कह रही है आपके पास कुछ और तो नहीं है। या हम कह सकते हैं आपकी बॉडी पे कुछ और तो नहीं है,
ठीक है, ये कह रही है एनीथिंग एल्स ऑन योर पर्सन, आपके पास कुछ और तो नहीं है, ये पूछ रही है ये सिक्योरिटी एजेंट। I need a wand on this one. ये आगे कह रही है आई नीड अ वॉन्ड ऑन दिस वन। देखिए वॉन्ड क्या होता है, जनरली वॉन्ड का मतलब होता है कोई स्टिक, किसी तरह की कोई छड़ी। यहाँ पर वॉन्ड का मतलब है सिक्योरिटी वॉन्ड। जो ये सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं उनके पास एक सिक्योरिटी की वॉन्ड होती है जिसे यूज़ करके ये और चीज़ें डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे अपने फेलो ऑफिसर को कह रही है आई नीड अ वॉन्ड ऑन दिस वन, मुझे वॉन्ड चाहिए, मतलब कि आप इसकी वॉन्ड से और तलाशी लीजिए। तो ये कह रही है आई नीड अ वॉन्ड ऑन दिस वन, मुझे इस पर वॉन्ड या सिक्योरिटी वॉन्ड चाहिए। और अगर हम इसका वैसे मतलब देखें तो ये कहना चाह रही है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसकी सिक्योरिटी वॉन्ड से तलाशी लीजिए। Arms. ये कह रहा है आर्म्स। आर्म्स जैसे कि आपको पता है आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं, हमारी बाजुएं, हमारे हाथ। तो ये ऑफिसर क्योंकि इसे इसकी चेकिंग करनी है इस सिक्योरिटी वॉन्ड से, तो कह रहा है आर्म्स, यानी कि आप अपने हाथ उठाइए। तो इसे सुनते ही हाथ उठा दिए, तो ये बस कह रहा है अपने हाथ उठाइए, आर्म्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बस ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई हाथों की बात कर रहा हूँ तो हाथ उठा लीजिए। ठीक, अब ये सिक्योरिटी ऑफिसर इस वेंसडे को कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स डोंट यू अंडरस्टैंड यंग लेडी। विच पार्ट मतलब ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा हिस्सा है ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। देखिए प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या होते हैं, ऐसे आइटम जो मना करे गए हों, किसी सर्टेन सेटअप में या किसी जगह पे मना किए गए हों या निषिद्ध हों, उसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड। और आइटम्स मतलब वस्तु। प्रोहिबिटेड आइटम मतलब ऐसी कोई वस्तु जो मना की गई हो या कोई निषिद्ध वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे। डोंट यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब आप नहीं समझे या समझना होता है, अंडरस्टैंड का मतलब यंग लेडी। यंग लेडी इसे कह रही है क्योंकि ये इससे उम्र में छोटी है। जो हमसे उम्र में छोटा होता है, जो हमें लगता है कि थोड़ा नादान है या छोटा है, उसे हम यंग लेडी या यंग बॉय बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रही है विच पार्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स डोंट यू अंडरस्टैंड यंग लेडी। मना किए गए या निषिद्ध वस्तु का कौन सा भाग तुम नहीं समझ रही, यंग लेडी। ये कह रही है ऐसी चीज़ें जो मना करी गई है, निषिद्ध जो वस्तु हैं, उनका कौन सा भाग तुम नहीं समझ रही यंग लेडी। मतलब कि भाई हमने बता दिया कि ये प्रोहिबिटेड आइटम्स है, ये चीज़ें लाना एयरपोर्ट पे मना है, तो इस बात का ऐसा कौन सा हिस्सा है, इस चीज़ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गई। ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या सार्काज़म ये बात बोल रही है, इस पे व्यंग्य कस रही है। Don't you understand, young lady? अब आप इसका विटी रिप्लाई देखिएगा। The part where you believe that cramming hundreds of people into a metal tube flying through the air creates some sort of utopia where weapons aren't needed. ये देखिए बहुत लंबा सेंटेंस है, हम ऐसे करते हैं फिर सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये रिप्लाई कर रही है क्योंकि ये लंबा सेंटेंस है, हम इसे 3 हिस्सों में समझ लेते हैं। द पार्ट वो हिस्सा, वेयर यू बिलीव, देखिए द पार्ट यानी कि वो हिस्सा, वो भाग। अब देखिए हमने, आपने नोटिस किया तो हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है, ए या एन का नहीं। एन तो हम सभी जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई वावल साउंड नहीं है इस आर्टिकल से पहले, इस आर्टिकल के बाद, तो एन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, बचा ए। हमने ए और द में से द क्यों लगाया,
क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक हिस्से की बात करते हैं, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंट ने इससे ये क्वेश्चन पूछा ऐसा कौन सा भाग है, और वो उसी भाग का रिप्लाई कर रही है, तो स्पेसिफिक भाग की बात कर रही है, इसलिए हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने एक चीज़ और अगर कभी नोटिस की हो तो हम द को दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक होता है द और एक होता है दी। तो आपको पता है कि हम द कहाँ इस्तेमाल करते हैं और दी कहाँ? मैं बताती हूँ, देखिए बहुत इजी है, ध्यान रखना। जब द के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम वहाँ पे द बोलते हैं, और जब कोई वावल साउंड आता है तो हम दी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दी एलिफेंट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं द पार्ट, वेयर, वेयर मतलब जहाँ। यू बिलीव, आप मानते हो, जहाँ वो हिस्सा जहाँ आप मानते हो, द पार्ट वेयर यू बिलीव, वो हिस्सा जहाँ आप मानते हो। You believe that cramming hundreds of people into a metal tube flying through the air creates अब ये क्या कह रही है? ये सेकेंड पार्ट है इस सेंटेंस का, जिसमें ये कह रही है cramming hundreds of people into a metal tube flying through the air। cramming क्या होता है? देखिए, cramming का मतलब होता है जब हम किसी स्मॉलर स्पेस में, किसी छोटे स्पेस में बहुत कुछ भरने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रैमिंग। अब देखिए, क्रैमिंग फिजिकल भी हो सकती है और क्रैमिंग मेंटल भी हो सकती है। मेंटल क्रैमिंग क्या होती है? जब हम थोड़े समय में बहुत कुछ एक साथ हमारे दिमाग में डालना चाहें, भरना चाहें, याद रखना चाहें, तो उसे क्रैमिंग कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से जस्ट पहले करते हैं, पहले वाले दिन, पहले वाली रात दे स्टार्ट क्रैमिंग। वो बहुत कुछ एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ एक साथ दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं, वो होती है क्रैमिंग। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब सैकड़ों लोग, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमने प्लूरल का यूज़ किया है, हमने एस लगाया है, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों लोग, इनटू अ मेटल ट्यूब। देखिए, हमने यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल क्यों किया है? दो चीज़ें होती है, एक होता है इन और एक होता है इनटू। हम दोनों का इस्तेमाल कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है को बताने के लिए करते हैं, मगर इनका इस्तेमाल तब होता है जब हम बताते हैं कि कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है। पर वहीं इनटू का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम बता रहे होते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है या प्रोसेस की बात हो रही होती है, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ किया, क्योंकि हम क्रैमिंग की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनटू का इस्तेमाल किया है। ठीक है। मेटल ट्यूब, मेटल ट्यूब का मतलब है यहाँ पर एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन मेटल की बनी हुई होती है और वो ट्यूब की शेप में होती है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मेटल ट्यूब, एरोप्लेन। फ्लाइंग थ्रू द एयर, फ्लाइंग थ्रू द एयर यानी कि हवा में से उड़ रही है। अब देखिए, हमने यहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि हम मानते हैं कि हवा चारों तरफ है, हवा एटमॉस्फेयर और हवा चारों तरफ है, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से गुजरती है तो हम उसे थ्रू कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन टनल में से गुजरा, ट्रेन पास्ड थ्रू दी टनल, तो इसीलिए यहाँ पे हमने थ्रू कहा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो हवा को चीरते हुए या हवा के बीच से निकल रही है, तो इसीलिए फ्लाइंग थ्रू दी एयर। तो इसे हम कहेंगे हवा में उड़ रही मेटल ट्यूब में सैकड़ों लोगों को भर के। ठीक है, हम कहेंगे क्रैमिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल इनटू अ मेटल ट्यूब फ्लाइंग थ्रू द एयर।
हवा में उड़ रही मेटल ट्यूब में सैकड़ों लोगों को भर के। ये है इस सेंटेंस का पार्ट 2। अब हम देखते हैं आगे पार्ट 3। It's some sort of utopia where weapons aren't needed. Creates some sort of utopia where weapons aren't needed। ये है थर्ड और लास्ट पार्ट इस सेंटेंस का। Creates मतलब होता है बनाना या रचना करना। Creates some sort of यानी किसी प्रकार का, sort of होता है प्रकार का, some यानी किसी या कुछ, ठीक है, किसी प्रकार का। यूटोपिया क्या होता है, ये समझने लायक वर्ड है। यूटोपिया होता है एक ऐसी इमेजिनरी प्लेस जो कि परफेक्ट है, जो इंसान उसको इमेजिन कर रहा है उसके लिए वो प्लेस परफेक्ट है। ऐसी इमेजिनरी प्लेस, काल्पनिक जगह जो कि परफेक्ट है, जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, को यूटोपिया कहा जाता है। जो काल्पनिक है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो जिसकी कल्पना में है उसके हिसाब से वो जगह एकदम सही है, वहाँ पे कुछ गलत नहीं है, ठीक है। वेयर यानी जहाँ, वेपन्स यानी हथियार, आरंट नीडेड यानी कि ज़रूरत नहीं है। इसके ये कहना चाह रहा है ऐसी काल्पनिक जगह बना दी जहां पर हथियारों की आवश्यकता नहीं है। Create some sort of utopia where weapons aren't needed। ऐसी काल्पनिक जगह बना दी जहां पर हथियारों की आवश्यकता ही नहीं है। तो एज अ होल अगर हम इन तीनों पार्ट को साथ में लेके अगर इसका मीनिंग समझे तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, द पार्ट वेयर यू बिलीव, ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा जहां आप मानते हैं, cramming hundreds of people into a metal tube flying through the air, सैकड़ों लोगों को हवा में उड़ रही मेटल ट्यूब में भरकर ऐसी काल्पनिक जगह बना दी है जहां पर हथियारों की आवश्यकता नहीं है। तो वो ये कहना चाह रही है कि आपके हिसाब से आपने एक मेटल की ट्यूब बना ली जहां पे आपने सैकड़ों लोगों को भर दिया, तो वो जगह एकदम सेफ है। उस जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ रिस्की नहीं है कि जहां पे हथियारों की जगह ज़रूरत है, मतलब कि ये आपकी एक काल्पनिक चीज़ है, ऐसा हो भी तो सकता है, ये कहना चाह रही है ये। आगे देखते हैं। Aren't needed. We get a bag check over here? अब क्योंकि आपने अगर सीन की शुरुआत में देखा होगा तो वेंसडे ने अपना बैग रखा था उस ट्रे में और वहाँ पे जो ये सिक्योरिटी एजेंट बैठा है इसने देखा कि इसके बैग में तो कोई हाथ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सरे लगा हुआ होता है जिससे कि सारी चीज़ें पता चल जाती। तो ये देखिए एक्सरे फॉर्म बन के आ रहा है हाथ का, तो इसीलिए ये ऑफिसर अपने फेलो ऑफिसर्स को बुला रहा है और कह रहा है कैन वी गेट अ बैग चेक ओवर हियर, क्या हम बैग चेक करवा सकते हैं, क्या हम बैग की जांच करवा सकते हैं। क्योंकि इसे ये दिखा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए अपने फेलो मेट्स को बुला रहा है, उनको आवाज़ लगा के बोल रहा है कि क्या हम इस बैग की जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Yeah. अब जो ये ऑफिसर है ये कह रहा है या, हाँ ज़रूर, श्योर। या मतलब तो आपको पता ही है, या मतलब हाँ ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है आई एम हेडेड टू। हेडेड टू क्या होता है, हेडेड टू का मतलब होता है कि जब कोई किसी और जा रहा होता है, किसी दिशा में जा रहा होता है, किसी चीज़ या किसी जगह की तरफ जा रहा होता है, तो कहते हैं हेडेड टू, ठीक है। जैसे कह सकते हैं आई एम हेडेड टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। वैसे आई एम हेडेड टू द जूनियर एम्बेलमर्स कन्वेंशन,
देखिए अब इसे समझते हैं। जूनियर तो हम सब जानते ही हैं, एक होता है जूनियर और एक होता है सीनियर। जूनियर हो सकता है उम्र में, अनुभव में या पद में, ठीक है। वैसे ही सीनियर हो सकता है इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ में। एम्बेलमर्स वो होते हैं जब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और उसके फ्यूनरल से पहले थोड़ा टाइम लग रहा है, या उसके कोई रिलेटिव नहीं आ पा रही, या कोई और रीज़न हो गया जिस वजह से फ्यूनरल तुरंत नहीं हो पा रहा, तो उस केस में क्या होता है, एम्बेलमर्स ऐसे लोग होते हैं जो उस बॉडी को केमिकल के अंदर रखते हैं या बाम वगैरह लगा के रखते हैं ताकि वो बॉडी डीके ना हो, यानी वो बॉडी सड़े ना, खराब ना हो। तो ऐसे लोगों को जो ये वाला काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एम्बेलमर्स। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन होता है कोई ऐसा गैदरिंग, मतलब ऐसा कोई पर्पस के लिए अगर कोई लार्ज गैदरिंग हो रही है उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो इसे एज अ होल अगर हम पढ़ें तो इसे क्या कहते हैं? ये नाम है, इसने इस कन्वेंशन का नाम अपने आप बना दिया है, द जूनियर एम्बेलमर्स कन्वेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं कैंसस सिटी के जूनियर एम्बेलमर्स कन्वेंशन में जा रही हूँ। ये क्या कह रही है? आई एम हेडेड टू द जूनियर एम्बेलमर्स कन्वेंशन इन कैंसस सिटी। मैं कैंसस सिटी के जूनियर एम्बेलमर्स कन्वेंशन में जा रही हूँ। अब देखिए कितना ज़्यादा स्मार्ट मूव है, क्योंकि ये कह रही है कि भाई हम जा ही ऐसी जगह रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये 1 मिनट में इलीगल से लीगल हो गया और अब इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। It's a prosthetic hand. ये कह रही है इट्स अ प्रोस्थेटिक हैंड। प्रोस्थेटिक क्या होता है? प्रोस्थेटिक जैसे कि आपने देखा होगा कोई इंसान हैंडीकैप्ड होता है, किसी का पैर नहीं होता या हाथ नहीं होता या कोई और बॉडी पार्ट नहीं होता, तो उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट लगाया जाता है। यानी कि प्रोस्थेटिक लेग हो सकता है, प्रोस्थेटिक हैंड हो सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल जो हैंड या लेग या कोई और बॉडी पार्ट होता है उसे प्रोस्थेटिक कहते हैं। तो ये कह रही है कि आर्टिफिशियल हैंड है, ये एक आर्टिफिशियल या हम कह सकते हैं कृत्रिम हाथ है। आजकल इतनी हिंदी लोगों को कम ही समझ आती है तो इसीलिए दोनों लिख दिया है। ये एक आर्टिफिशियल हैंड है, इट्स अ प्रोस्थेटिक हैंड। Yeah, that's not the problem. अब आप देखिए इस सिक्योरिटी ऑफिसर के रिएक्शन देखिए, इसे हाथ से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसे हाथ देखा, हाथ को साइड में रख दिया झटके से, इसने देखा भी नहीं हाथ की तरफ सही से। ही इज लाइक भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, ये मेरा कंसर्न है ही नहीं। ये कह रहा है या हाँ दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये समस्या, थोड़ी हिंदी यूज़ कर ही लेते हैं, नहीं है। ये क्या कह रहा है? या दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ये समस्या नहीं है। You care to explain this? अब देखिए इसने निकाली है एक सनस्क्रीन की बॉटल और उसको वो हाथ से भी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस सनस्क्रीन की बॉटल में। ये कह रहा है कि यू केयर टू एक्सप्लेन दिस। देखिए केयर टू हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम कहते हैं कि क्या आप जहमत करेंगे, क्या आप कष्ट करेंगे। टू एक्सप्लेन यानी इसको समझाने का कष्ट करेंगे। और केयर टू हम थोड़ा सा फॉर्मल में मान लीजिए, या फिर थोड़ा सा जब किसी इंसान को हम टॉन्ट कर रहे होते हैं, किसी इंसान को कुछ ऐसा जता रहे होते हैं, तो हम कहते हैं केयर टू कि भाई जहमत कर लो, समझा दो ये भी क्या है मुझे। तो ये कह रहा है क्या आप
ये क्या है बताने की ज़हमत करेंगी। ये कह रहा है यू केयर टू एक्सप्लेन दिस, क्या आप ये क्या है दिस, ये क्या है बताने की ज़हमत करेंगी। Curious. अब ये इस पे क्या रिप्लाई कर रही है, ये कह रही है क्यूरियस। देखिए क्यूरियस का अगर हम लिटरल मतलब लें तो उसका मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि भाई हम जानने के लिए उत्सुक हैं, हम जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस हैं। पर यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग नहीं होगा क्योंकि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में हम चीज़ों को अलग तरह से यूज़ करते ही रहते हैं, तो इसीलिए ये कह रही है क्यूरियस। और यहाँ पे क्यूरियस का मतलब है कि ये तो अजीब बात है, ये क्या है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं शॉक्ड हूँ। तो ये कह रही है अजीब बात है, ठीक है, कह रही है अजीब बात है, क्यूरियस यानी कि मैं खुद शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। I have no idea how that ended up in there. How that ended. ये कह रही है I have no idea how that ended up in there. I have no idea, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई अनुमान नहीं है how that ended up। देखिए ended up क्या होता है, ended up भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब ये होता है कि ये कोई चीज़ वहाँ पर कैसे पहुँची या वहाँ पे कैसे है या कैसे आ गई को हम कहते हैं ended up। और जनरली ended up का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि भाई हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमने सोचा नहीं था, इट स्टिल ended up, ये फिर भी यहाँ आ गई, तो इसलिए ये कह रही है आई हैव नो आइडिया हाउ दैट एंडेड अप इन देयर। मुझे नहीं पता ये वहाँ कैसे पहुंची। वो क्या कह रही है, आई हैव नो आइडिया हाउ दैट एंडेड अप इन देयर, मुझे नहीं पता वो वहां कैसे पहुंची। This is over 3.4 ounces, which means it's a big no-no. अब देखिए क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर को इससे मतलब है, उस हाथ से मतलब नहीं है, वेपन से मतलब नहीं है इतना, पर इससे मतलब है, तो ये कह रहा है दिस इज ओवर 3.4 ounces which means it's a big no-no। ठीक है, ओवर, देखिए ओवर के दो मतलब होते हैं, एक हम किसी चीज़ के ऊपर बताते हैं तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम ओवर कहते हैं जब हम कहते हैं ज़्यादा, जब हम बात करते हैं कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, जैसे कि वो ओवर सेंसिटिव है, उसे ओवर रिएक्ट कर दिया, तो वो ओवर है, उससे ज़्यादा। 3.4 ounces होते हैं 100 ml, 100 ml को हम कहते हैं 3.4 ounces। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जो आपका कैरी बैग होता है, जो आप अपने साथ लेके बैठते हैं, उसमें 100 ml से ऊपर अलाउड नहीं होता। तो वो कह रहा है कि भाई ये लिक्विड है, 100 ml से ऊपर लिक्विड अलाउड ही नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा है 100 ml से, विच मीन्स जिसका मतलब है इट्स अ बिग नो नो, मतलब कि ये अलाउड नहीं है, ये नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये कह रहा है ये 3.4 ounces से ज़्यादा है, इसीलिए यह मना है। या फिर आप कह सकते हैं किरण खेर की लैंग्वेज ये बहुत बड़ी ना है। ठीक है, इट्स ओवर 3.4 ounces which means it's a big no no। ये 3.4 ounces से ज़्यादा है, इसीलिए ये एक मना है, मतलब ये चीज़ मना है, ये आप नहीं लेके जा सकते। I'd appreciate it if you didn't waste our time. देखिए इसको गुस्सा आ रहा है कि ये सनस्क्रीन लेकर आ गई, इसको गुस्सा आ रहा है कि भाई
ये इसको लेके आई और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। इसको बाकी चीज़ों से इतना गुस्सा नहीं आया, पर इसको गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे। ठीक है, ये कह रहा है आईड अप्रिशिएट। आईड मतलब ये आई वुड कहना चाह रहा है। आईड अप्रिशिएट इट इफ़ है तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये कह रहा है आईड अप्रिशिएट, मैं खुश होऊंगा या मैं प्रशंसा करूंगा इस बात की, इफ़ यू, अगर आपने, डिडंट यानी नहीं किया होता, वेस्ट आवर टाइम, मुझे खुशी होती अगर आपने हमारा समय बर्बाद नहीं किया होता तो। ये कह रहा है हमें खुशी होती अगर आप हमारा समय बर्बाद नहीं करें। ये कह रहा है आईड अप्रिशिएट इफ़ यू डिडंट वेस्ट आवर टाइम, अगर आपने हमारा समय बर्बाद नहीं किया होता तो हम खुश होते। Sun cream? Seriously? ये जो हाथ है ये भी एक कैरेक्टर है शो का, इसका नाम है थिंग एंड इट हैज़ इट्स ओन ब्रेन, इसका खुद का दिमाग है। तो ये इससे बात कर रही है और ये कह रही है सन क्रीम, सीरियसली, मतलब कि भाई धूप वाली क्रीम, सनस्क्रीन, सन क्रीम, कुछ भी बोल दीजिए, सीरियसली। तो कह रही है सही में, इसे विश्वास नहीं हो रहा, कह रही है ये क्या है भाई, सन क्रीम ले आए तुम, सीरियसली, सही में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे सीज़न 2 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।